1,65,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। अगर सोचिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो और आप गोल्ड में निवेश करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? ज्वेलरी, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर डिजिटल गोल्ड। चारों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन रिटर्न्स, लिक्विडिटी, कॉस्ट, ये सब में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे दिलचस्प बात, एक इन्वेस्टमेंट जो पहले बहुत ही स्मार्ट चॉइस मानी जाती थी, वो आज नए इन्वेस्टर्स के लिए इतनी सीधी नहीं रही है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए इस 1 लाख रुपए को चारों ऑप्शंस में बांट कर देखते हैं, किसमें कितना रिटर्न आता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करने लायक है और कौन सा सिर्फ नाम का इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले ज्वेलरी। ये सबसे पॉपुलर तरीका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत कमजोर। तो चलिए समझते हैं। ज्वेलरी भारत में गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे ट्रेडिशनल तरीका रहा है। शादी हो, त्योहार हो, किसी भी ओकेजन पे गिफ्ट देना हो तो हम गोल्ड ज्वेलरी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पर प्योर इन्वेस्टमेंट से देखें तो इसमें 3 बड़ी दिक्कतें आती है। सबसे पहला, मेकिंग चार्जेस। अक्सर गोल्ड ज्वेलरी पे ज्वेलर्स 8 से 25% मेकिंग चार्जेस लेते हैं। ये ज्वेलर और उसके डिजाइन और प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक सीधा अपफ्रंट कॉस्ट है जो आप गोल्ड के प्राइस के एडिशनल में देना होता है। यानी कि आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हो तो आपको एक एंट्री कॉस्ट बहुत बड़ा देना पड़ता है। दूसरा, जीएसटी। गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 3% जीएसटी लगता है। तो अभी ये भी आपके एक सीधा सीधा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज आप कोई रीसेलर नहीं हो कि आपको जीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, बिकॉज आप बिजनेस में नहीं हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या पर्सनल लेवल पे खरीद रहे हो तो ये आपको एक सीधा सीधा कॉस्ट है। तीसरा आता है प्योरिटी और रीसेल स्प्रेड। अभी इसे समझते हैं। तो आपने जो ज्वेलरी ली है वो 100% प्योर नहीं होगी, या तो 18 कैरेट की होगी या तो वो 22 कैरेट की होगी। 18 कैरेट यानी लगभग 75 to 76% प्योरिटी और 22 कैरेट यानी लगभग 92% की प्योरिटी। तो जब आप इसको रीसेल करने जाओगे तो आपको 100% गोल्ड वैल्यू नहीं मिलेगा। इसमें जो भी वेस्टेज होगा वो ज्वेलर काटेगा और उसके ऊपर ही आपको गोल्ड का बायबैक वैल्यू मिलेगा, यानी प्योरिटी। दूसरा होता है रीसेल स्प्रेड, यानी कि जब आप गोल्ड की ज्वेलरी बेचने जाते हो तो उस टाइम पे जो मार्केट में गोल्ड का रेट रहेगा उससे कम रेट में यूजुअली ज्वेलर्स उसको बायबैक करते हैं। तो देखिए, तो एंट्री करने पे भी नुकसान है और एग्जिट करने पे भी। तो ये तो दोनों तरफ से नुकसान है। गोल्ड ज्वेलरी पहनने के लिए और इमोशनल वैल्यू के लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की तौर देख रहे हो तो इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर इसे काफी कमजोर बना देता है। दूसरा आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। काफी एप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आपको 10 रुपए जैसे छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देती है, इसीलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो इसे कन्वीनियंस के मामले में देखें तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, लेकिन यहां पर ही एक सबसे बड़ा कैच आता है। डिजिटल गोल्ड को सेबी या आरबीआई डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है। सेबी ने नवंबर 2025 में रेगुलेटरी क्वेश्चन जारी करके बताया था कि डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड प्रोडक्ट्स उसके रेगुलेटरी परव्यू में नहीं आते। यानी जो प्रोडक्ट्स सेबी रेगुलेटेड होते हैं और उनको जो फैसिलिटीज मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, वो इन प्रोडक्ट्स को नहीं मिलता है। प्रोडक्ट्स एमएमटीसी, पैम्प, सेफ गोल्ड या ऑगमेंट जैसी कंपनी चलाती है और ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है ये सिर्फ सेल्समैन जैसा काम करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट्स और होल्डिंग लिमिट्स और साथ ही फिजिकल डिलीवरी पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इसलिए अगर आप बड़ी अमाउंट डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को काफी केयरफुली पढ़ें और फिर ही कुछ डिसीजन लें। बाय सेल का स्प्रेड भी काफी ज्यादा होता है, तो इससे आपके एक्चुअल रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड छोटे अमाउंट के लिए या कन्वीनियंस के मामले में ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करना हो तो ये पहला चॉइस नहीं हो सकता है। तीसरा आता है गोल्ड ईटीएफ, यानी गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक सीरियस ऑप्शन। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है और स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है जैसे कि एक शेयर ट्रेड होता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, एक्सपेंस रेशियो। हर एक ईटीएफ एनुअली एक फी चार्ज करेगा जो लगभग
0.4% से लेके 1% के बीच में रह सकता है। तो आप सारे ETF को अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, उनके एक्सपेंस रेशियो से चेक कर सकते हो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपका रियल रिटर्न्स बढ़ सकता है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। कभी कभी ETF के प्राइसेस एक्चुअल गोल्ड प्राइसेस से वेरी कर सकते हैं। इसमें अगर आप सेल करने जाओ तो आपका जो एक्चुअल मार्केट में रिटर्न्स है उतना रिटर्न कैप्चर ना हो, तो कभी कभी एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है लेकिन ट्रैकिंग एरर्स ज्यादा हो तो वो आपको एक्चुअली में लॉस दे सकती है। तो आपको ट्रैकिंग एरर्स को भी साथ में कंपेयर करना है कि आप एक बैलेंस बना के चले। तीसरा आता है लिक्विडिटी इशू। आपको ये देखना है कि उस ETF का AUM कितना है, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। जितना ज्यादा AUM होगा, जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, उतना बाय सेल करना इजी होगा और बाय और सेल के बीच में जो स्प्रेड है वो भी कम होगा। चौथा आता है डीमैट रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको ETF में परचेज या सेल करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। तो आपको किसी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं, आपको ट्रैकिंग डिफरेंस, लिक्विडिटी और AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स भी आपको देखने होंगे और इन सबको कंपेयर करके आप एक सबसे बेस्ट ETF चूज कर सकते हो। चौथा ऑप्शन SGB। ये सबसे पुराना फेवरेट ऑप्शन था, लेकिन आज क्या रियलिटी है ये हम चेक करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारतीयों के बीच में सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था गोल्ड रिटर्न्स के साथ साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता था सरकार की ओर से, और ऊपर से आपने जो निवेश किया है उसके ऊपर सॉवरेन गारंटी। और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स लगेगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना था। पर सवाल यह है कि आज नए इन्वेस्टर्स SGB खरीद सकते हैं? अगर डायरेक्टली आंसर दूं तो नहीं। फरवरी 2024 आखिरी SGB ट्रांच SGB 23-24 ट्रांच 4 इशू होने के बाद सरकार ने कोई भी नया ट्रांच इशू नहीं किया है और FY 26-27 के लिए कोई नया इशुएंस कैलेंडर भी अनाउंस नहीं हुआ है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने ये खुद कहा था कि SGB भारत सरकार के लिए काफी हाई कॉस्ट बोरोइंग मेथड बन गया था, इसलिए इस स्कीम पर अभी के लिए पॉज लगा दिया गया है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो एग्जिस्टिंग SGBs है उनको सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज के पे खरीदे, लेकिन वो उनको मार्केट प्राइस पे मिलेंगे। और एक इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प चेंज आया है, अप्रैल 2026 में टैक्स रूल्स बदल गए। पहले ये मैच्योरिटी पे सभी इन्वेस्टर्स के लिए इसका कैपिटल गेन्स टैक्स होता था, अब सिर्फ ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स फ्री रहेगा जिन्होंने ओरिजिनली जब RBI ने इशू किया था तब इसको परचेज किया था। यानी अगर आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज करते हो तो इसका जो कैपिटल गेन्स होगा वो आपके लिए टैक्स फ्री नहीं होगा। तो SGB की इकोनॉमिक्स आज भी सबसे बेस्ट है अगर आपको सही ट्रांच सही प्राइस पे मिल जाए, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक केस बाय केस इवैल्यूएट करने का ऑप्शन बन गया है। तो अब वापस हम हमारे असल सवाल पे आते हैं कि 1 लाख रुपए है तो इन चारों में से कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इसको हम 4 पैरामीटर्स में देखते हैं, कन्वीनियंस, कॉस्ट, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी। पहला ज्वेलरी, कन्वीनियंस है लेकिन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई है, लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है लेकिन रियल रिटर्न जैसे हमने देखा कि GST, मेकिंग चार्जेस और आपका स्टोरेज कॉस्ट देखोगे तो ये सब मिला के आपको एक वायबल ऑप्शन नहीं बनता है। दूसरा हमने देखा कि ई गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड, तो कन्वीनियंस के मामले में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि ये रेगुलेटेड नहीं है और दूसरा इसमें बाय सेल का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो सकता है, तो जिससे आपका रियल रिटर्न एक्चुअली कमजोर हो और हर एक प्लेटफॉर्म्स का अपना खुद का टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, तो आप उसको काफी केयरफुली पढ़ के ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा इसमें आता है हमारा गोल्ड ETF, तो ये भी एक सबसे बड़ा वायबल ऑप्शन है क्योंकि इसमें कॉस्ट सबसे कम लगती है, लिक्विडिटी काफी अच्छी है, कन्वीनियंस भी अच्छा है बिकॉज एक्सचेंज पे इजीली ट्रेडेबल है, और तीसरा देखिए इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो ये भी काफी सस्टेनेबल है बिकॉज ये हमारे डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एलोकेशन के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं। चौथा SGB, जो कि पुराना सबसे फेवरेट रहा है और अभी भी अगर आपके पास सही ट्रांच सही प्राइस पे मिल जाए तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी
और होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए काम आता है या नहीं। तो सीधे शब्दों में कहूं तो ज्वेलरी पहनने के लिए और गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल गोल्ड छोटे अमाउंट में आपको करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको इतना ज्यादा रिस्क भी कम हो जाएगा आपका और बाई सेल्स का स्प्रेड मैनेजेबल है। ईटीएफ्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर एसजीबीज अगर आपके पास है तो आप काफी ज्यादा ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होगे, आपको अच्छा ट्रांच को अच्छे प्राइस में सेकेंडरी मार्केट में मिल जाए तो आप एसजीबीज की तरफ भी देख सकते हो। तो हर इन्वेस्टर की जरूरत अलग होती है, कोई लिक्विडिटी देखता है, कोई कॉस्ट देख रहा है, तो कोई टैक्स बेनिफिट को लेकर देख रहा है। तो आप कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं।